सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नियोजन और विकास का ये दूसरा भाग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। और नीति आयोग में हम पढ़ेंगे नीति आयोग का परिचय, नीति आयोग के गठन के कारण, नीति आयोग के उद्देश्य और नीति आयोग का संगठन। ये 4 बिंदु हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और ये जो संगठन हम पढ़ेंगे वो एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। और जून 2019 में जो नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम जो पिछला अपना वीडियो था नियोजन और विकास, उसमें हमने नियोजन के अभिप्राय पढ़ा, इतिहास पढ़ी, आवश्यकता, उद्देश्य पढ़े। उनके जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो अपना पिछला वीडियो था तो उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो सबसे पहला प्रश्न होता है, नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। भारत में नियोजन के इतिहास पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है कि भारत में नियोजन कब से स्टार्ट किया गया, कौन कौन सी नियोजन की योजना है वो लागू करने का प्रयास किया गया। हमारे देश में नियोजन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, कोई 4 कारण लिखिए। तो आपको बताना है। भारत में नियोजन के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। आर्थिक नियोजन के 4 लक्षण या विशेषताएं आपको लिखनी है। विकास का नियोजन से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको तैयार करने हैं। अब हम चलते हैं अपने मुख्य लेसन की ओर। तो अपने मुख्य लेसन में अपना जो आज का टॉपिक है वो है नीति आयोग, यानी नीति, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति का फुल फॉर्म है, जिसका हिंदी अर्थ है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो आपको ये नीति की नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है आपको याद रखना है। N फॉर नेशनल, I मतलब इंस्टीट्यूशन, और T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 13 अगस्त 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग के गठन को मंजूरी दी और भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए नीति आयोग का ऐलान किया। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान ले लिया। तो अब आप प्रश्न आता है कि नीति आयोग ने कब से प्रारंभ किया या नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1/1/2015। नीति आयोग है वो सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक यानी सोचने का जो जरिया है सरकार का, वो सरकार किस स्थान से सोचती है? नीति आयोग के माध्यम से सोचती है। तो थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो प्रश्न कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है? तो उत्तर अपना है नीति आयोग। और ये जो आयोग है सरकार को निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है, ये इसका उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग के गठन का कारण क्या था। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग ने भी देश में काफ़ी अच्छा कार्य किया। फिर ऐसी क्या स्थितियाँ पैदा हुई कि योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह नीति आयोग है वो लाया गया। तो उसकी जो मुख्य जो कारण है गठन के, 3 कारण आपके सामने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नीति आयोग के गठन के कारण। पहला कि विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना। पहले योजना आयोग में क्या था कि योजना आयोग में जो सारी जो भूमिका थी वो केंद्र सरकार की थी। योजना निर्माण में सारी भूमिका केंद्र सरकार की, या योजना केंद्र से ही बनाई जाती थी, जिसके कारण राज्यों की जो भूमिका है वो निष्क्रिय थी। तो इसलिए राज्यों को भी उसमें इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, इस संस्था में राज्यों की भूमिका को बनाए रखने के लिए, उनकी सक्रियता को लाने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। देश की बौद्धिक संपदा का पलायन रोककर, बौद्धिक संपदा मतलब, बौद्धिक संपदा से आप समझते होंगे, बौद्धिक संपदा मतलब जो विद्वान लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, वो है अपना देश छोड़कर विदेशों में जाकर काम धंधा करते हैं। तो उन लोगों को, जैसे मान लो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस या वैज्ञानिक हैं, वो सभी देश छोड़कर अगर विदेशों में पलायन करते हैं अच्छे पैकेज के लिए, तो उनको रोक कर सुशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना कि देश अच्छी तरह से काम करे,
अच्छी प्रगति करे, इसलिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। क्योंकि जब किसी बौद्धिक पर्सन को और किसी विद्वान को अगर उसे कोई उचित स्थान नहीं मिले या उसे उचित दर्जा नहीं दिया जाए तो वो क्या करता है, अपना स्थान खोजने के लिए किसी अन्य स्थान पर चला जाता है, अपना महत्व साबित करने के लिए कोई अन्य स्थान पकड़ लेता है। तो अगर उसे लगे कि मेरे देश में मेरी कोई पूछ नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मेरा कोई महत्व ही नहीं है और देश की सरकार मुझसे कोई कुछ चाहती ही नहीं है, तो मैं देश में रह के क्या करूं। वो फिर क्या करते हैं, फॉरेन में चल जाते हैं, अमेरिका चल जाते हैं, ब्रिटेन चल जाते हैं, वहाँ पर अपने प्रतिभा का जलवा दिखाते हैं। तो नीति आयोग का कार्य है कि ऐसे लोगों को देश में ही उनके पलायन को रोककर भारत के सुशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य साझा मंच तैयार करना, ये तीसरा कारण था कि जो भी विकास का लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उसके लिए उसमें केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकारें, एक तरफ केंद्र सरकार तो दूसरी तरफ राज्य सरकारें, दोनों के मध्य एक साझा मंच तैयार करना कि दोनों एक ही मंच पर आए और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी योजना बनाए और सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाए। तो ये 3 मुख्य कारण थे नीति आयोग के गठन। तो आप ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, नीति आयोग के गठन के कारण लिखिए, तो आपको ये 3 कारण अच्छी तरह से याद करना है। आगे देखते हैं नीति आयोग के गठन के उद्देश्य क्या है। तो नीति आयोग के जो गठन के जो मुख्य उद्देश्य है वो इस प्रकार है। पहला हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप तैयार करके सौंपना कि देश किस दिशा में काम करना चाहता है, देश का एजेंडा क्या है, उस एजेंडे का एक परफॉर्मा बनाकर, एक प्रारूप बनाकर न केवल प्रधानमंत्री को देना बल्कि मुख्यमंत्रियों को भी देना। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को है राष्ट्रीय एजेंडे का जो प्रारूप तैयार करके सौंपना नीति आयोग का उद्देश्य है पहला। दूसरा, केंद्र और राज्यों के मध्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी योजना निर्माण में दोनों की भूमिका को है रखना। न योजना निर्माण में केंद्र की भूमिका नहीं रहे, साथ में राज्यों की भी उतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहे। इसलिए दोनों सहकारी संघवाद, जैसे भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको हम कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नीति आयोग में भी योजना निर्माण में, क्योंकि योजना आयोग में क्या था, केवल केंद्र सरकार योजना बनाता था, अब नीति आयोग में केंद्र के साथ साथ में राज्यों को भी योजना बनाने में है महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। तीसरा, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना निर्माण हेतु ढांचागत विकास की पहल करना कि केवल राज्यों को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जा रहा है बल्कि गांव स्तर तक ग्राम पंचायतों को भी, ग्राम पंचायत स्तर पर भी विश्वसनीय योजना, गांव के विकास से संबंधित योजना बनाने के लिए उनको प्रेरित करना, वहाँ पर ऐसी मैकेनिज्म है स्थापित करना। तो ढांचागत विकास की पहल है वो गाँव में गांव स्तर पर है विश्वसनीय योजना निर्माण हेतु ढांचागत विकास की पहल करना भी है नीति आयोग का उद्देश्य है। क्षमा चाहता हूँ साथियों कि एक बीच में कॉल आ गया, एयरप्लेन मोड में नहीं था फोन, अब दोबारा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आगे हम चौथा बिंदु देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को प्रोत्साहन देना कि जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जितने भी देश के हित हैं उनको प्रोत्साहन करना, ये नीति आयोग का उद्देश्य है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों पर अधिक ध्यान देना कि जो वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना, उनके लिए विशेष योजना का निर्माण करना नीति आयोग का उद्देश्य है। दीर्घकालीन विकास की योजनाओं का निर्माण करना कि अब तक जो 5 वर्षीय योजना चल रही थी, 5-5 साल की योजना चल रही थी, उनको यहीं स्टॉप कर दिया गया है। जो अंतिम 5 वर्षीय योजना थी 2012 से 2017 उसको वहीं खत्म कर दिया। अब दीर्घकालीन जो विकास योजना है, 15 वर्षीय विकास योजना, 30 वर्षीय विकास योजना, उन पर ध्यान दिया जा रहा है, उनको क्रियान्वित किया जा रहा है। बुद्धिजीवियों की राष्ट्रीय विकास में भागीदारी को बढ़ावा देना कि जो बौद्धिक व्यक्ति, हमने कारण पढ़ा था बौद्धिक क्षमता का पलायन रोकना, तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को है बढ़ावा देना कि आप आइए और राष्ट्र के विकास में है बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, देश आपका आह्वान कर रहा है। तो ये नीति आयोग का उद्देश्य था। तीव्र विकास हेतु साझा मंच तैयार करना, केंद्र और राज्य दोनों के लिए साझा मंच तैयार करके जो विकास दर है और अधिक तीव्र बने,
ये नीति आयोग का उद्देश्य है। सुशासन को बढ़ावा देना, सुशासन यानी सरकार अच्छा काम करे, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता हो, तो इसको बढ़ावा देने के लिए, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग का उद्देश्य, नीति आयोग का ये उद्देश्य, नीति आयोग का गठन किया गया था। इस उद्देश्य की दृष्टि से प्रौद्योगिक उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना, यानी टेक्नोलॉजी बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का विस्तार करना, और जो महत्वपूर्ण टेक्निक वस्तु हैं उनका निर्माण करने की जो क्षमता है वो देश में ही बनाना। और उसके लिए सरकार ने मेक इन इंडिया, ये जो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चलाया था वो इसी की दृष्टि से था। तो ये नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य, कम से कम 4 उद्देश्य तो आपको याद होने ही चाहिए। आगे देखते हैं नीति आयोग का संगठन। नीति आयोग के संगठन के हम देखें तो नीति आयोग में जो सबसे पहला है कि एक अध्यक्ष होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री उसका पदेन अध्यक्ष होता है। एक गवर्निंग परिषद होती है जिसके सदस्य कौन होते हैं, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। एक क्षेत्रीय परिषद होती है, क्षेत्रीय परिषद है वो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। मान लो कि पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण राज्यों की क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी या उत्तरी या मध्य भारत की जो क्षेत्रीय परिषद है, तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित है। तो उस संबंधित क्षेत्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल उससे क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। अब इस क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या, एक से अधिक राज्यों को अगर कोई बात प्रभावित करती है, कोई मामला प्रभावित करता है, क्षेत्रीय मामला, तो उस पर विचार करने के लिए और उस पर निर्णय हेतु इस क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। और इस क्षेत्रीय परिषद का गठन है वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही किया जाता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से ही जो भारत का जो गृह मंत्री होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। कुछ प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, और एक उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की जाती है, और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं 2, पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं मैक्सिमम, वर्तमान में अभी 3 है, पहले 2019 से जून 2019 से पहले इसमें 4 थे। पदेन सदस्य हैं वो 4, केंद्रीय मंत्रिपरिषद 4 सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो सचिव स्तर का अधिकारी होता है, और सचिवालय यदि आवश्यकता पड़े तो नीति आयोग का एक सचिवालय भी होता है। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, नीति आयोग एक झलक। तो हम देखते हैं नीति आयोग में जो सर्वोच्च में है वो एक अध्यक्ष होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार, ये दूसरा उपाध्यक्ष है। जो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो प्रथम अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। सॉरी, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको CEO कहते हैं, वर्तमान में है अमिताभ कांत, और उससे पहले जो प्रथम मुख्य कार्य अधिकारी था वो था सिंधु श्री खुल्लर, ये महिला है, ये प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी नीति आयोग की। तो कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे या प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थी, तो आपको बताना है। या आप वर्तमान का पूछ ले कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये हो गया राजीव कुमार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो हो गया अमिताभ कांत। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि नीति आयोग में है कुछ सदस्य पूर्णकालिक सदस्य हैं। वर्तमान में से पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है जून 2019 में, और उसमें कुछ सदस्य परिवर्तन किए गए हैं। तो जो पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम 5 हो सकते थे, उनमें से विवेक देवराय अब सदस्य नहीं है, VK शाश्वत, रमेश चंद्र और VK पॉल, ये 3 सदस्य वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य हैं। अंशकालिक सदस्य है उनकी अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। और पदेन सदस्य तो 4 पदेन सदस्य हैं। तो वर्तमान में 4 पदेन सदस्य कौन कौन से हैं, तो एक गृह मंत्री, ये पहले थे पिछली जो गवर्नमेंट में थे, अब एक गृह मंत्री है, दूसरा रक्षा मंत्री है, और तीसरा वित्त मंत्री है,
तो हम देखते हैं यहाँ पर जो गृह मंत्री पिछले गवर्नमेंट में भी था, पिछले जो नीति आयोग का कार्यकाल था उसमें भी गृह मंत्री था, वित्त मंत्री भी सदस्य थी और कृषि मंत्री भी सदस्य थी। यहाँ रेल मंत्री की जगह रक्षा मंत्री को है वो नया सदस्य बनाया गया है। जो रेल मंत्री को है विशेष आमंत्रित सदस्यों में डाल दिया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में हम देखते हैं कि पहले हम पदेन सदस्य देख लेते हैं। एक्स ऑफिशियो सदस्य भी जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिशियो, तो कौन कौन से? गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये 4 पदेन सदस्य हैं जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। और विशेष आमंत्रित सदस्य ये भी प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं। तो अब वर्तमान में कौन कौन है? वर्तमान में है नितिन गडकरी जो सड़क और परिवहन मंत्री है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। इसके अलावा जो थावरचंद गहलोत है वो सामाजिक अधिकारी मंत्री है, वो भी विशेष आमंत्रित सदस्यों में है। पीयूष गोयल हैं वो भी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और एक सांख्यिकी मंत्री है वो भी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो 4 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वर्तमान में। परिषदें हैं, 2 प्रकार की परिषदें होती हैं, एक गवर्निंग परिषद और दूसरी क्षेत्रीय परिषद। तो गवर्निंग परिषद के सदस्य कौन होते हैं? उसके सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। अगर राज्य हैं तो उसका मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उसका उपराज्यपाल है वो गवर्निंग परिषद के सदस्य होते हैं। तो प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि नीति आयोग की गवर्निंग परिषद के सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो हमें लिखना है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल है गवर्निंग परिषद के सदस्य होते हैं। दूसरी जो परिषद है वो होती है क्षेत्रीय परिषद। तो किसी क्षेत्र विशेष के मसलों को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है और इसके सदस्य कौन होते हैं? उस क्षेत्र से संबंधित, उस क्षेत्र में आने वाले, उस क्षेत्र से प्रभावित मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। अगर राज्य हैं तो मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उपराज्यपाल। तो ये नीति आयोग का संगठन था। तो वर्तमान में इसमें जून 2019 में ये परिवर्तन किया गया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक बार मैं आपको पुनः रिवीजन करा देता हूँ कि नीति आयोग में वर्तमान में कौन कौन क्या क्या है। तो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ यानी अमिताभ कांत है। जो पूर्णकालिक सदस्यों की हम बात करें तो पूर्णकालिक सदस्यों में है अभी विवेक दोबराय है, वो पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। वर्तमान में 3 ही पूर्णकालिक सदस्य है, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। तो वीके शाश्वत, नरेंद्र रमेश चंद्र और वीके पॉल वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य है। अंशकालिक सदस्य की बात करें तो अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 हो सकते हैं। पदेन सदस्य की बात करें तो पदेन सदस्यों की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री करता है। वर्तमान में गृह मंत्री पदेन सदस्य है, ये वित्त मंत्री पदेन सदस्य है, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और रेल मंत्री जी यहाँ इस बार आ गया रक्षा मंत्री वो राजनाथ सिंह, वो पदेन सदस्य है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो यहाँ इसमें 4 सदस्य है वो पदेन सदस्य के रूप में शामिल किए गए और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये ध्यान रखना है। और जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो भी कौन है, कितने? वो भी प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं। और विशेष आमंत्रित सदस्यों में अगर हम देखें कौन कौन है शामिल है तो नितिन गडकरी हैं और पीयूष गोयल है, थावरचंद गहलोत हैं और राव इंद्रजीत सिंह है। ये 4 जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो इसके सदस्य हैं। और इसमें 2 परिषदें हैं, एक क्षेत्रीय परिषद, एक गवर्निंग परिषद। गवर्निंग परिषद के जो सदस्य है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं और क्षेत्रीय परिषद के जो सदस्य होते हैं उस क्षेत्र से संबंधित मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।